ईश्वर की हालत इस वक्त बहुत बुरी हो रखी थी। ऐसा लगता जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर सी गई हो। उसके अपने माँ बाप के बारे में ये सच्चाई जानने के बाद उसे ऐसा लगता कि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं और ऊपर से दक्ष भी इसी वक्त उसे छोड़कर चला गया था। न जाने वो क्या करती जिसकी वजह से वो बस रोए जा रही थी। अर्चना जी जो उसे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहती है, उठो बेटा प्लीज, माफ कर दो ना हमें। ये सुनकर यशवी तुरंत उनके हाथ को अपने बाजू से झटकते हुए कहती है, हाथ मत लगाइए आप दोनों लोग मुझे। इसका हक खो चुके हैं आप लोग। कोर्ट में पता चला मुझे अपने माँ बाप के बारे में, जैसे मैं अपना सब कुछ मानती थी। आखिर क्या गलती की थी मैंने जो आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। आप लोगों ने जो कहा मैंने किया ना। आप लोग की अच्छी बेटी बनने के चक्कर में मैं उस शख्स से शादी भी कर रही थी, सिर्फ आपके कहने पर पापा, क्योंकि मुझे आप पर इतना भरोसा था कि आप मेरे लिए कभी कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। लेकिन मुझे क्या पता था, आपकी तो आदत ही है, आपको मजा आता है इस तरह के डिसीजन लेने में जो दूसरों की जिंदगी को सिर्फ खतरे में डाल सके। आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ कि मैं आप लोग इतना अच्छा समझती थी। और ये बोलते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। अर्चना जी जो एकदम से जाकर के सोफे पर बैठते हुए ब्रिजेश से कहती है, हो गया, सब खत्म हो गया, अब हमारी बेटी कभी हमारी नहीं हो पाएगी। ब्रिजेश जी उनके बगल में आकर बैठते हैं और उनके हाथ अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, गलती तो हमारी है ना, हम लालची बन गए थे और इतने ज़्यादा कि आंखों पर पट्टी तक बंधा, और इतना ज़्यादा कि शायद आंखों पर पट्टी बांधी थी। वहीं दूसरी तरफ ईश्वी जो फोन की तरफ देखते हुए उसे जोर से नीचे पटकते हुए कहती है, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आप जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। केस खत्म, उसके बाद से मेरा क्या रिश्ता है आपके साथ। अरे हाँ, मैंने बोला था कि हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। गंदे, बात नहीं करूंगी मैं आपसे, कभी नहीं करूंगी। वहीं लगभग रात का वक्त होता है। ईश्वी जो अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी और ना ही उसके कमरे से कोई अब आवाज़ आ रही थी, जिससे उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ दक्ष के घर में, जहां इस वक्त हर कोई पार्टी के अरेंजमेंट कर रहा था इस खुशी में कि दक्ष ने केस जीत लिया है, वहीं दूसरी तरफ दक्ष एक कोने में बैठ करके लगातार फ़ोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन उठ ही नहीं रहा था। बार बार फ़ोन जो स्विच ऑफ बता रहा था, जिसे सुनते हुए दक्ष परेशान होते हुए अपने सर को रब करते हुए कहते हैं, एक तो ये लड़की 50 किलो की खुद है और 100 किलो के इसके नखरे हैं। फ़ोन भी नहीं उठा रही है और स्विच ऑफ क्यों किया है फ़ोन को। अभी वो यही सब सोच करके परेशान हो रहे होते हैं कि तभी अयान रदक्ष से कहता है, भाई बात हुई भाभी से, उन्हें बुला रहे हैं कि नहीं आप? अगर वो नहीं आएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तान्या भी उनके ठीक पीछे पीछे आते हुए कहती है, क्या हुआ, सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्या हो गया दक्ष, बात हुई क्या अश्वी से? दक्ष अपना सिर नाम मिलाते हुए कहते हैं, मैडम जी फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं, फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, पता नहीं क्या करूँ मैं अब। तान्या जो गुस्सा करते हुए कहती है, सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, आपको पता है ना वो कितना ज़्यादा परेशान थी उस वक्त, आपने भी उसे छोड़ दिया। बेचारी पता नहीं किस हालत में होगी। इस बात पर दक्ष तान्या से कहते हैं, मैंने उसे छोड़ा नहीं है, सिर्फ उसके मॉम डैड से इतना कहा है कि मुझे उसका हाथ पूरे रस्म व रिवाज के साथ चाहिए। दोबारा क्या किडनैप करके अपने साथ ले आता उसे? इनडायरेक्टली शादी की बात की है मैंने उसके मॉम डैड से। अब मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात पर नाराज़ होना चाहिए, क्योंकि यही लॉजिक है और इतनी तो इमेच्योर नहीं है वो। तान्या जी कहती है, बात इमेच्योरिटी की नहीं है, आपको पता है ना वो किस किस चीज़ को सफ़र कर रही है अभी। तो उसे पता चला कि उसके अपने मॉम डैड इन सारी चीज़ों में शामिल थे। किसी भी बच्चे के लिए कितना ज़्यादा शॉकिंग होगा। और आपको नहीं पता, ईश्वरी अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती है, या यूँ कह लें कि करती थी। अचानक इतना बड़ा सच उसके सामने आ जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी। एक काम करती हूँ, मैं आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। दक्ष कहते हैं, जल्दी करो, मुझे भी कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मैं जी कहता है, ऐसा मत बोलो भाई, बस भाभी ठीक रहें और वो प्लीज़ फ़ोन उठा लें, बात कर लें एक बार। वहीं जैसे ही तान्या फ़ोन की थी, दूसरी तरफ से फ़ोन तुरंत ही पिक हो गया था, जैसे अर्चना जी खुद ही किसी के कॉल आने का वेट कर रही हों। जैसे इधर से तान्या कुछ बोलने वाली होती है, दूसरी तरफ से अर्चना जी जो रोते हुए कहती हैं, तान्या बेटा वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, उसे बोलो फ़ोन करके कि वो दरवाज़ा खोले ना, हमारा फ़ोन उठा रही है, प्लीज़ प्लीज़ अगर हो सके तो उससे बात करो। मैं दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई हूँ, ये भी बहुत परेशान है, किसी की बात नहीं सुन रही वो। तान्या जैसे ही सुनती है वो एकदम से घबराते हुए कहती है, आंटी अम, कब 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 से बात नहीं हुई उससे? वहीं अर्चना जी जो कहती हैं, सुबह से बात नहीं हुई, जब से वो लौटी है ना कोर्ट से तब से ही रूम में बंद है, ना एक पल के लिए बाहर निकली है, ना उसके रूम से कोई आवाज़ आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा बेचारी कैसी होगी, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, उसे डांट भी नहीं सकती, शायद ये हक खो दिया है मैंने। इधर से तान्या जी कहती हैं, आप परेशान मत होइए, हम लोग कुछ करते हैं हाँ। और फिर वो तुरंत ही दर्श के सामने आते हुए कहती है, गाइस बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो रूम में बंद है, खुद को लॉक करके रखा हुआ उसने, और सुबह से ना बात नहीं हुई, जब से वो कोर्ट से लौटी है किसी से बात नहीं हुई इसकी, अभी क्या करें? दक्ष एकदम से परेशान होते हुए कहते हैं, नो, वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती।
अयान तुम बाइक की चाबी निकालो, मैं तैयार होता हूँ। उसके घर जा कर के चेक करता हूँ आखिर प्रॉब्लम क्या है। वही तान्या जी कहती है, अरे दरवाज़ा लॉक करके रखा है उसने, क्या फ़ायदा है। वही तान्या की बात सुनकर के अयान जो कहता है, डोंट वरी, भाई को दरवाज़ा तोड़ने की आदत है, वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, मैं चाबी लेकर आता हूँ भाई। तान्या जी कहती है, मुझे भी आपके साथ चलना है। दक्षिण लेदर जैकेट पहनते हुए कहते हैं, तुम मत चलो, उठ जाओगे तुम। इस बात पर तान्या जी कहती है, ओ एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है। अयान जो भाग कर चाबी लाते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें। तान्या जी कहती है, मुझे भी जाना है और ये कह रहे हैं कि मैं उठ जाऊंगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी बाइक बहुत अच्छी चलाती हूँ। मैं इस बात पर अयान जो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम इनके साथ वाकई मत जाओ, ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ चलाता है। वहीं दक्ष अयान की स्पोर्ट्स बाइक लेकर के निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ब्रिजेश माथुर के ठीक सामने एक गाड़ी खड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रही थी और वो बार बार अंदर से हॉर्न बजाया जा रहा था, जिससे ब्रिजेश माथुर खुद ही परेशान होकर बाहर आते हुए कहते हैं, अरे क्या हो गया है, क्यों लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हो। लेकिन जैसे ब्रिजेश माथुर की नज़र उस आदमी पर पड़ती है, वो एकदम से अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाता और वो तुरंत ही उस आदमी के कॉलर को पकड़ करके उसे गाड़ी से बाहर खींचते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वही वो लड़का जो कहता है, अंकल क्या कर रहे हैं आप, कॉलर छोड़िए मेरा, मैं तो ईश्वी को पूछने आया था वो ठीक तो है ना, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, हम आज शाम को क्लब जाने वाले थे, तो उसका पहला केस बनेंगे तो ऑब्वियसली इतना तो ट्रीट बनता है ना मेरी तरफ से। है कहाँ वो। ब्रिजेश माथुर जो उसको पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, अगर हिम्मत है तो बुला लो उसे बाहर। नहीं आ रही है वो बाहर, रूम में लॉक करके रखा है खुद को, और निकल जाओ तुम यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने मत आना तुम, तुम्हारी वजह से ये केस। खैर छोड़ो। और ये बोल करके वो खुद ही गुस्से में अंदर की तरफ चले गए थे। वहीं आशीष जो दोबारा से आकर के अपनी गाड़ी में बैठते हुए अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहता है, अजीब पागल फैमिली है। वहीं दूसरी तरफ दक्ष की गाड़ी जो कि इस वक्त हवाओं से बात करते हुए काफ़ी जल्दी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उनके घर से श्री का घर जो कि ज़्यादा दूरी पर नहीं था और इतनी तेज़ बाइक चलाने की वजह से वो सफ़र जो कि 20 मिनट का था वो 5 मिनट में ही तय हो जाता है। जैसे ही दक्ष की गाड़ी आकर के उस स्पोर्ट्स कार के सामने रुकी थी, अंदर बैठा शख्स जो बाहर की तरफ क्यूरियस होकर के झांकने लगा था। वहीं दक्ष भी स्पोर्ट्स कार देख कर के थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन फिर उन्हें तो अपना फोकस ईश्वी के कमरे पर गड़ाना था कि वो किसी भी हालत में ईश्वी को बाहर निकाल सकें। वो बिना देरी किए तुरंत ही घर के अंदर घुस गए थे। जैसे अर्चना जी उन्हें अंदर आता हुआ देखती हैं, वो तुरंत ही दक्ष के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, उसे किसी भी हालत में बाहर निकालो, मैं उसे इस तरह अंदर नहीं देख सकती, वो पता नहीं किस हालत में होगी। वहीं ब्रिजेश माथुर भी अपना सर नीचे करते हुए कहते हैं, हमारी गलती की सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए, कुछ करिए आप ही। वहीं दक्ष कहते हैं, मुझे गन चाहिए होगा, आपके पास है। ब्रिजेश अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं लेकर आता हूँ। वहीं दक्ष रॉबिश्री के कमरे के ठीक बाहर आ चुके थे और वो भी 2 बार दरवाज़ा नॉक करते हुए कहते हैं, ईश्वी, ईश्वी दरवाज़ा खोलो। ईश्वी तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, इवन सब लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे ऐसे बचपना वाली हरकतें नहीं करते ईश्वी, बाहर आओ। अच्छा एक दफ़ा बोल तो दो कि तुम ठीक हो। लेकिन अंदर से पूरी तरह से सिर्फ सन्नाटा था, जिसे सुनते हुए दक्ष की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बिल्कुल इस बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हार्ट बीट जो कि उनके काबू से बाहर जा रही थी। जैसे ब्रिजेश माथुर अपने हाथ में गन लिए आते हैं, दक्ष तुरंत ही अपने हाथ में गन पकड़ते हुए उसके लॉक पे मारे थे, जिससे लॉक तुरंत ही जाकर के खुल जाता है। वहीं ब्रिजेश अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। दक्ष तुरंत ही डोर को अनलॉक करते हैं और फिर उसे अंदर से अभी बंद करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ब्रिजेश जो कहते हैं, मुझे भी अंदर आना है। लेकिन दक्ष इसके लिए उन्हें इजाज़त नहीं देते और फिर अपना सरनाम मिलाते हुए कहते हैं, मैं उसे देख कर आता हूँ, आप लोग बाहर रुकिए। वो आस पास देखे थे लेकिन उन्हें ईश्वी कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन वो जैसे ही बेड के ठीक सामने पहुँचे थे, उन्हें किसी के बहुत ही धीरे धीरे सुबकने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे उन्होंने ब्लैंकेट हटा करके देखा था, पूरे कमरे में अंधेरा करके ईश्वी जो ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई थी और वो बस धीरे धीरे रोए जा रही थी। उसके आंसू जो लगातार उसकी आंखों से गिर रहे थे, जिसे देखते हुए दर्श को थोड़ी राहत मिलती और वो तुरंत ही बेड पर जाकर बैठते हुए उसे अपने सीने से ज़ोर से लगा लेते हैं। लेकिन तभी श्री जो उनको धक्का देकर के दोबारा से लेटते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से।
आपको तो मेरे घर वालों की परमिशन चाहिए ना, मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए। काम हो गया हो तो भूल गए मुझे। इस बात पर दक्ष अपना फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं, भूल गया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? देखा भी है तुमने अपना फ़ोन, कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें। हालत ख़राब हो गई थी मेरी ईशवी, और तुम यहाँ पर रोए जा रही हो। वैश्वी तो कहती है, तो और क्या करूँ, मेरी लाइफ में कोई बचा थोड़ी ना है मेरे साथ जिसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी। तान्या भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई है, और मैं पूरी तरह से अकेले पड़ गई हूँ। इसीलिए सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताना चाह रही थी। और अब जाइए यार यहाँ से। आप मेरे क्लाइंट थे और मैं आपकी लॉयर। अगर आप पैसा देने आए ना तो वो मुझे कल दे दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए, अभी चाहिए यहाँ से। उसकी आवाज़ जो बार बार लड़खड़ा जा रही थी। दक्ष को इस तरह से धक्का देता देख करके दक्ष तुरंत ही उसके हाथ को ज़ोर से अपनी बाह में लेकर के उसे दोबारा से सीने से लगाते हुए कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। नाराज़ किस बात से हो? और मैं तो तुम्हारी हूँ ना, तुम्हें ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी मुझे? ईशवी जो कहती है, कितनी बार? एक दफ़ा भी मुझसे बोला है आपने? एक दफ़ा भी बताया मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में? नहीं, आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। आपका केस ख़त्म हो गया और आप बस यही चाहते थे मुझसे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको खुश होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? जाकर जश्न मनाइए। दक्ष ईशवी की गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे बिना मेरा सारा जश्न अधूरा है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो। लेकिन ईशवी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे। कोई रिश्ता नहीं है ना हमारा, हम कुछ नहीं लगते ना एक दूसरे के। और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, फिर आज क्यों फ़र्क पड़ गया? आपको क्या लगा मर गई ईशवी? अभी उसका इतना बोलना ही हुआ था कि तभी ईशवी के होठों पर दक्ष जोर से अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, ईशवी, दोबारा से मुझे जीने की एक वजह मिली है, और तुम इस तरह की बातें करके मुझसे वो भी वजह छीन रही हो। क्या चाहती हो, जीते जी मर जाऊँ मैं? ईशवी जो दक्ष से और कोई बात नहीं करना चाह रही थी, और वह तुरंत ही दक्ष को जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ अपना करवट मोड़ करके अपने आप को दोबारा से ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेती है। वहीं दक्ष ईशवी को वार्न करते हुए कहते हैं, ईशवी, मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूँगा। अगर तुम खुद ब्लैंकेट से बाहर निकल कर के मेरे साथ बाहर नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वह ईशवी जो कहती है, धमकी दे रहा है मुझे? ठीक है, दे लीजिए, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मैं आपसे डरती हूँ। और ये बोल करके वो दोबारा से अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट में कवर करती है और अपनी आंखें बंद करके दोबारा से धीरे धीरे रोना शुरू कर देती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है अब मुझे अकेले अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। ना मेरे मम्मी पापा, ना ही मेरा कोई दोस्त बचा, और जिससे मैं प्यार करती थी वो भी सिर्फ मुझे डराते रहते। उन्हें भी सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना था। और फिर अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी वो एकदम से हवा में उठ गई थी, जिससे वो एकदम से अपना हाथ पे मारते हुए जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से बाहर निकालते हुए कहती है, हाँ, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे, छोड़िए। दूसरी तरफ से दक्ष इस वक्त उसको गोद में उठाए हुए थे, जैसे उन्होंने अपने हाथ में पेंगुइन ली हो, और उसे बाहर की तरफ लेकर के नीचे की तरफ पहुंचते हैं और अर्चना जी और ब्रजेश माथुर से मिलाते हुए कहते हैं, ये रही आपकी बेटी, सही सलामत और ठीक है, बस नाटक कर रही थी। ऋषि जी कहती है, नाटक कर रही थी मैं? आपको लगता है ये नाटक है? तभी तुरंत ही एक और शख्स जो अंदर की तरफ आता है और तुरंत ही ईशवी के ठीक सामने आकर के बैठते हुए कहता है, ईशवी यार, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी तो जान निकल गई थी ईशवी। जैसे ईशवी सामने आशीष को अपने घुटनों पर बैठा देखती है, वो तुरंत ही खुश होकर के अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से बाहर निकाल करके उसके ठीक सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, आशीष, अरे तुम ऊपर आओ, बैठो तुम यहाँ। मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं बस लेटी थी अपने कमरे में। दक्ष इतना आसानी से ईशवी को बदलता देख करके कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, हम बात कर रहे थे ना, भी ये बीच में कहाँ से आ गया? ईशवी जो कहती है, ये बीच में नहीं आया, ये मेरा दोस्त है, बीच में तो आप आ रहे हैं। अब आपका काम हो गया ना, देख लेना मुझे, जाइए यहाँ से। नहीं, आशीष जो कहता है, ये तो तुम्हारा वही क्लाइंट है ना? तब ईशवी जो कहती है, क्लाइंट नहीं है, नहीं, क्लाइंट ही है। क्लाइंट ही तो थे, अभी तक पैसा नहीं दिया ना, तो उसी के बारे में बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने भी बोल दिया 50,000 एक हियरिंग का लगेगा तो लगेगा, उस हिसाब से बनता है, अब 2.5 लाख बनता है, तो हाँ, कल 2.5 लाख लेकर आइएगा, आप जाइए यहाँ से।
तभी ब्रिजेश की दक्ष काफ़ी गुस्से में खड़े होते हैं और फिर एक बार आशीष को घूरते हैं और फिर ईश्वी को, और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं ब्रिजेश जो सामने बैठे बैठे सारा तमाशा देख रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि उनकी बेटी सही सलामत है। अभी जी भी अभी अपनी बेटी की तरफ देख ही रही होती हैं कि तभी बाहर से कुछ बहुत ही तेज टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे आशीष जल्दी से भागकर बाहर आता है। उसके साथ ही ईश्वी, ब्रिजेश माथुर और अर्चना जी भी बाहर की तरफ आई थी। वो देखती हैं कि इस वक्त आशीष के कार की काफ़ी बुरी हालत हो रखी है। बोनट पर काफ़ी पत्थर गिरे हुए थे और उसके साथ ही सामने का कांच पूरी तरह से टूटा पड़ा था। और ये देखकर कि आशीष एकदम से अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ओह नो, ये मेरी कार, मेरी फेवरेट कार, ये क्या हो गया इसे? माय फेवरेट कार, ओ माय गॉड। तभी दक्ष पीछे से अपने हाथ में मोटा सा डंडा लेकर आ रहे थे, जिसे देखते हुए सारे लोग एकदम से हैरान हो गए थे। तभी ब्रिजेश पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। ईश्वी आकर आशीष के बगल में आकर खड़े होते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। वहीं आशीष कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो ऐसे बोलना चाहिए। ओ मिस्टर क्लाइंट, इधर आना ज़रा। तुम्हें तो पूरी दुनिया सैल्यूट मार रही है आज, सिर्फ और सिर्फ मेरे और ईश्वी की वजह से। अगर वो केस मैं जानबूझ करके नहीं हारा होता ना, तो आज तुम्हारी जीत नहीं होती। सब लोग थूक रहे होते तुम्हारे ऊपर, और उसके साथ ही तुम्हारे किरदार के ऊपर भी। वो तो मैं ईश्वी के साथ हूँ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता कि। तभी दक्ष तुरंत कंधे पर जोर से हाथ रखते हैं और उसे इतने जोर से दबाए थे कि बेचारी की सिट्टी पिट्टी एकदम से गुल हो जाती है। उनका कड़क हाथ देकर केशरी जो तुरंत ही दक्ष से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, छोड़ दीजिए बेचारा, ऐसे मत करिए ना। दक्ष कहते हैं, कुछ कह रहे थे तुम? ईश्वी का नाम भी लेते हो ना, तो कुछ कह रहे थे तुम? अगर ईश्वी ना हो तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? वहीं आशीष जो जैसे तैसे अपना मुंह खोलते हुए कहता है, अ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस ये कह रहा था कि उसके मुंह से आ निकला था कि तभी दक्ष उसके कंधे पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, दूर रहो इससे। क्लाइंट नहीं, बहुत कुछ है इसका। आधी बात बताने की आदत है क्या तुम्हारी ईश्वी? बताओगी नहीं उसे कि हम दोनों जंगल में क्या क्या कर चुके हैं? तब ईश्वी जो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या कर रहे मम्मी पापा पीछे हैं? मैं दक्ष कहते हैं, आई डोंट केयर, बहुत शरीफ बन चुका हूँ मैं, अब और ज़्यादा मुझसे बना नहीं जाएगा। तो मैं ये भी बता दूं कि उस दिन किडनैप करने का इरादा सिर्फ तुमसे काम लेना नहीं था, इवन काम लेना तो था ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे वाकई में सिर्फ तुमसे काम करवाना होता ना, तो मैं तुम्हें किसी और भी दिन किडनैप कर सकता था। मैं बस तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते नहीं देख सकता था, ओके, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। मेरी फीलिंग्स मेरे होंठों पर नहीं आते हैं, क्योंकि मैं अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल करके रखता हूँ, बट जब तुम मेरे सामने आते हो मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, हमेशा से करना चाहता था, पर नहीं हो पाता मुझसे। मुझे पता था कि तुम्हारी और मेरी एज में बहुत डिफरेंस है। उसके बाद क्लासमेट्स पसंद आया करती थी और ना कोई और लड़कियां, सिर्फ तुम। क्लास 7 से सिर्फ ईश्वी नाम की लड़की मेरे दिलो दिमाग में है। सिर्फ क्लाइंट है हम, हाँ, क्लाइंट और लॉयर एक दूसरे को किस करते हैं। ईश्वी जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे मॉम डैड पीछे हैं, क्या कर रहे हैं आप? वही दर्श थोड़ा तेज चिल्लाते हुए कहते हैं, यस अंकल, ये मेरे साथ थी, हम काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे थे। मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम दोनों एक ही रूम में कई रात बिताए हैं। और एक और बात, मुझे नहीं पता कि आप लोग ईश्वी को मेरे हाथों सौंपेंगे या नहीं, उसे मेरे साथ हमेशा के लिए रखने को तैयार होंगे या नहीं, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और किसी और के साथ आपने इसकी शादी कराने के बारे में सोचा भी, तो मुझे दोबारा ऐसे किडनैप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इस बार ईश्वी अगर आपको मिली है तो उसमें मेरी मर्जी थी, मुझे भी सबके सामने आकर के इस केस को लड़ना था, लेकिन अगर इस बार मैं इसे लेकर गायब हुआ ना, तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी बेटी आपसे दूर हो जाएगी। बेटर होगा कि इसकी शादी मेरे साथ जल्दी ही करवा दें, क्योंकि मैं और ज़्यादा दिन तक शरीफ बन नहीं सकता। ईश्वी के माथे पर पूरी तरह से पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। वहीं आशीष के कंधे पर अभी भी दक्ष का एक हाथ था, जिसे वो तुरंत ही अपने हाथों ही हटा करके अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, ओह जीजा जी, ईश्वी तुम्हें क्लब जाना था ना, एक काम करो तुम इन्हीं के साथ जाओ, मैं निकलता हूँ यहाँ से। ब्रजेश ने भी बस अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लिया था और वो बस मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। वहीं बगल में अर्चना जी आकर के
ब्रिजेश के कंधे पर टैप करते हुए कहती हैं, वार्निंग दे रहा है, इसे साधारण मत समझिएगा आप। ब्रिजेश भी इस बात को सुन करके दक्ष के सामने आते हैं और फिर ईश्वी और दक्ष को थोड़ा अलग अलग करते हुए ठीक दक्ष के सामने खड़े होते हुए कहते हैं, याद है तुम्हें, एक और बार तुमने मुझे वार्निंग दी थी दक्ष, कि तुम अपने बाप का बदला इस तरह से लोगे कि मैं अपनों के ही सामने झुक जाऊंगा, नज़रें नहीं मिला पाऊंगा अपनों से। और देखो, तुमने अपना वादा कितने अच्छे से निभाया। आज मैं अपनी बेटी के सामने पूरी तरह से गिर चुका हूँ। मुझे पता है ईश्वी भले मुझे अपना पापा ज़रूर कहे, लेकिन अब उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं बची है और ना ही अब मुझसे वो पुराना वाला प्यार कर पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इसी जिल्लत के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे कि उसके बाप ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। इसके माहौल को बदलना ज़रूरी है। और फिर वो दक्ष का हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, संभाल पाओगे इसको, नखरे बहुत हैं इसके। ईश्वी जो एकदम से अपने ब्लश को संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे ये हो नहीं पाता और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, जिसे छुपाते हुए उसने बस अपने चेहरे को नीचे कर लिया था। लेकिन दक्ष निगाहों में सिर्फ गुरूर और ईश्वी के लिए ऑब्सेशन नजर आ रहा था। और वो ब्रिजेश माथुर से वादा करते हुए कहते हैं, बहुत कुछ खोकर पाया मैंने इस लड़की को। मेरी ज़िंदगी में अगर वाकई में अब मुझे किसी से मोहब्बत है तो वो सिर्फ अयान और ये लड़की है। दिलो जान की तरह संभाल कर रखूँगा इसे। ब्रिजेश उस बात पर ईश्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम रह पाओगे इसके साथ, बहुत अकड़ है इसके अंदर। ईश्वी जो एक बार अपनी निगाहें उठाकर दक्ष की तरफ देखती है और फिर पूरे कॉन्फिडेंस लहजे में कहती है, लॉयर हूँ, अकड़ निकालना अच्छे से आता है मुझे। और ये बोलते हुए वो दक्ष के चेहरे की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने चेहरे को उठा करके देखते हुए कहती है, क्यों, है ना मिस्टर क्रिमिनल। दक्ष अपनी निगाहें छोटी करते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एनी क्रिमिनल। ईश्वी जिस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, किडनैपर्स भी क्रिमिनल ही होते हैं। और ये बोल करके ईश्वी जो अंदर की तरफ जाने लगी थी, जिसे देखते हुए तुरंत ही रोकते हुए कहते हैं, ओ मोहतरमा किधर, तुम्हें लेकर जाना है साथ में। लेकिन तभी ब्रिजेश उनके सामने आते हुए कहते हैं, कल मुहूर्त अच्छा है, लेकर जाइएगा इसे हमेशा हमेशा के लिए। ये सुन करके ईश्वी के कदम थोड़े से लड़खड़ा गए थे खुशी के मारे, और वो जल्दी जल्दी काफ़ी तेज़ रफ्तार से अंदर की तरफ भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ दक्ष की भी हालत थोड़ी सी टाइट हो गई थी। हाँ, उन्होंने काफ़ी गुस्से में आकर के सारी बातें बोल तो दी थी, इवन उस किस के बारे में भी, लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी एम्बैरसमेंट महसूस हो रही थी। और फिर वो तुरंत ही अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, यू मीन। अर्चना जी जो कहती हैं, हाँ, हमारा मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। मुझे तो हमेशा से लगता था, जब से आप पहली बार ईश्वी के साथ हमारे घर पर आए थे, लगा था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा फ्यूचर में, मगर इस तरह का रिश्ता। हाँ, हमने अपनी बेटी तो खो दी है, मगर हम चाहते हैं कि वो आपके साथ खुश रहे। रात के लगभग अभी 9 बज रहे थे और 9 बजे रात में ईश्वी को ये पता चलता है कि कल उसकी अपनी शादी होने वाली है। उसकी एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना नहीं था और वह तुरंत ही फ़ोन कॉल करके इस बारे में तान्या को तुरंत ही इत्तला कर देती है। रात भर जो जम करके तैयारी दक्ष और ईश्वी की तरफ से हुई थी, जिससे रात भर उन लोग की हालत चूर चूर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष बस साइलेंट होकर के अपने घर पर बैठे हुए थे। सारे लोग मिल करके तैयारी कर रहे थे, अरेंजमेंट्स कर रहे थे कि किस तरह से बारात लेकर जानी है, किस तरह से कपड़ों की अरेंजमेंट होगी, खाने पीने से लेकर के हर एक चीज़। वैसे भी दक्ष की तरफ से ज़्यादा लोग तो नहीं थे, सिर्फ उनके अपने फ्रेंड्स और उनके साथ ही अयान। रात भर ब्रिजेश माथुर और अर्चना जी भी मिल करके ईश्वी की शादी की तैयारी में लगे हुए थे। ब्रिजेश माथुर जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए अर्चना जी से कहते हैं, आज पहली बार कुछ करने के बाद ना ऐसा भारीपन सा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है बहुत ही कुछ अच्छा होने जा रहा है मेरे हाथों। दिमाग से सारा स्ट्रेस जैसे निकल सी गई हो। आने वाले कल की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही अर्चना जी। आज जाकर के मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि खुशी कैसी होती है। वहीं अर्चना जी जो कहती हैं, ये हमारी नहीं, हमारी बच्ची की खुशी है, और बच्चों की खुशी में माँ बाप को कितनी खुशी होती है, इसका रियलाइजेशन शायद हमें पहली बार हो रहा है, क्योंकि हमने शायद कभी ईश्वी की खुशियों पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ अयान जो अपने भाई को हिलाते हुए कहता है, भाई भाई आप कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, कब से पूछ रहा हूँ
किस कलर की शेरवानी ऑर्डर करूँ आपके लिए? एक काम करते हैं, कल ना शॉपिंग मॉल निकलते हैं। वैसे भी बारात तो शाम को जाएगी ना, है ना भाई? दक्ष अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, मॉल मॉल जाकर ले लेंगे हम। अभी तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। अयान जो कहता है, ओ हेलो, क्या निकलो? आप निकलो भाई, हमें सजावट करनी है ना आपके कमरे की। बंटी जो कहता है, यस, वेडिंग नाइट भी तो यही मनने वाली है ना सर, शादी की प्लानिंग थोड़ी ना होगी, उसके आने वाले टाइम के अभी हमें सोचना पड़ेगा। ईश्वरी भाभी इधर ही आएंगी ना? मैं इस बात पर सब लोग हल्का हल्का मुस्कुराने लगे थे। दक्ष जो काफ़ी गुस्से में रूम से बाहर की तरफ निकल गए थे, जिसे देख कर के सब लोग थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, इसे क्या हो गया? रुद्र भी अयान से कहता है, ये रह रह करके इसे क्या कोई गुस्से का डोज देकर चला जाता है? इस बात पर अयान हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, भाई के शर्माने का तरीका ना दुनिया से थोड़ा अलग है। दुनिया शर्माती है तो उनके चेहरे पर स्माइल आती है, भाई शर्माते हैं तो भाई के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ रात के अभी 3 बज रहे थे। तान्या जो ईश्वी से कहती है, वहीं तान्या जो बार बार ईश्वी को तंग करते हुए कहती है, तू कर ना फ़ोन। ईश्वी जो कहती है, यार मुझे लग रहा है मैं सपना जी रही हूँ, एक दिन में शादी का फैसला। ये पापा भी ना बड़े अजीब हैं, मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनकी इस हरकत से मैं उन्हें माफ़ नहीं करने वाली। तान्या जो कहती है, ओ, हर पॉजिटिविटी में तुझे नेगेटिविटी क्यों दिखाई देती है यार ईश्वी? मेरी बात ध्यान से सुन, तू बस उसे कॉल कर, उन्हें कॉल कर और पूछ कि किस कलर का लहंगा पहनूं जी। ईश्वी जो कहती है, उनसे क्या पूछना है, मैं बता रही हूँ ना, मुझे बेबी पिंक कलर पसंद है, उसी कलर का लहंगा बुक करना है। तान्या जो कहती है, बेटा जी सिर्फ एक दिन का वक्त है, या यूँ कह ले कि कुछ घंटों का। मेरी फ्रेंड का बुटीक है, उसी से बोल देती हूँ। ऐसे ऑप्शन में मरून है, डार्क रेड है, स्ट्रॉबेरी रेड भी है, ये ट्राई करेगी क्या? ईश्वी जो कहती है, यार नहीं, मुझे बेबी पिंक ही चाहिए। तान्या जी कहती है, तू पहले हमारे जीजा जी से पूछ, उनकी पसंद का लहंगा पहनना है तुझे। ईश्वी जो कहती है, क्यों, उनके पसंद का क्यों पहनूं? मेरी शरीर है, मेरी मर्जी। तभी तान्या जी कहती है, ईश्वी वैसे तो मैं इतनी रोमांटिक हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, दुल्हन हमेशा अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, और अगर तू उनके फेवरेट कलर का लहंगा पहनेगी तो सोच उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। कम ऑन यार ईश्वी, प्लीज़ ना। ईश्वी जी कहती हैं, सिर्फ तेरी वजह से, वरना मैं तो उनसे बहुत नाराज़ हूँ, बात करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा मेरा उनसे। तान्या इस बात पर कहती है, ओह अच्छा। मैं इस तरफ से ईश्वी जो फ़ोन लगाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, मैं उनसे भला क्यों बात करूँगी? तान्या जो तुरंत ही उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, ठीक है फिर मुझे दे दे। तब तक फ़ोन फिर रिसीव हो चुका था। महेश्वरी जो कहती है, क्या कर रही है तू, क्या बात करेगी, मैं बात कर रही हूँ ना। तान्या जो उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, नहीं नहीं, आपको तो बात नहीं करनी ना, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, मैं पूछ लूँगी। जीजा जी आपको कौन सा कलर पसंद है, ईश्वरी कौन से कलर का लहंगा पहने, ला दे। महेश्वरी जी कहती है, मैं कह रही हूँ ना, बात कर रही हूँ मैं, रुक। और फिर वो कान पर फ़ोन लगाते हुए कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अगर लड़ाई झगड़ा बंद हो गया हो तो बता दो क्या काम है। इस तरह का रूढ़ आवाज़ सुनकर केशव जी कहती है, आपसे तो बात करना ही बेकार है, ऐसे कौन बात करता है? वो फ़ोन किया था आपसे पूछने के लिए आपका फेवरेट कलर कौन सा है। वही दक्षिण कहते हैं, ब्लैक। ईश्वी जो तान्या से हंसते हुए कहती हैं, लो जी, इनका इरादा है मुझे डायन बनाने का। एक काम करो, अपनी फ्रेंड से बोलना ब्लैक कलर का लहंगा सेलेक्ट करके रखे मेरे लिए। आपको ब्लैक के अलावा कुछ और नहीं पसंद है? वैसे बात तो सही है, जिसका दिल ही काला हो उसे काला ही कलर तो पसंद आएगा ना। इस तरफ से तान्या जी कहती है, अरे यार कल शादी होने वाली तुम दोनों की, आज तो झगड़ा बंद कर दो। ईश्वी जो कहती है, मैं कहाँ झगड़ा कर रही हूँ, यही करते हैं हमेशा कलेश। सुन रहे हैं आप? दर्शक कहते हैं, जी सुन रहा हूँ। तो क्या बात करनी थी आपको मुझसे? ईश्वी जो पूछती है, कलर कौन सा पसंद है, यही पूछना था बस, और मैं आपसे बात नहीं करने वाली थी। ये तान्या ने ना मुझे फोर्स किया है पूछने के लिए, कलर कौन सा पसंद है आपको। दक्ष कहते हैं, नाराज़ भी और मेरे पसंदीदा कलर के लहंगे भी पहनने हैं। क्यों, इतना क्यों फिक्र कर रही हो मेरी? और वैसे भी नाराज़ होने के बाद लोग शादी करते हैं? अगर इतनी नाराज़गी थी तो मना कर देती अपने पापा से, इतने बड़े बड़े स्माइल क्यों ला रही थी अपने चेहरे पर? ये सुनकर केशवी जो चेहरे पर दोबारा से भी स्माइल आती है, ये तभी दूसरी तरफ से दक्ष कहते हैं,
कोई बात नहीं, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर लो। ईश्वरी जो कहती है क्या कर लूँ? दर्शक कहते हैं आसपास कोई है? तभी ईश्वरी, तभी मैं बस जा ही रही थी, तू मुझे ना टेक्स्ट कर देना। और फिर वो थोड़ा तेज चिल्लाते हुए कहती है आप पूरी तरह से अकेली हैं आपकी दुल्हन, बाहर जा रही हूँ। वहीं को अब थोड़ा सा अजीब लग रहा था और फिर वो फ़ोन को रखने का बहाना ढूंढते हुए कहती है तो बताइए, मुझे फ़ोन रखना है, कौन सा कलर का लहंगा पहनूं? दर्श इस बात पर कहते हैं तुम जो मन चाहे वो पहन लो, मुझे अच्छी लगोगी। तुम कपड़े पहनो ना पहनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये सुनकर केशरी जो पहले तो हल्का सा स्माइल करती है और फिर कहती है हाँ बेना। क्या 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 मतलब था आपका? दक्ष हंसते हुए कहते हैं क्या हुआ, सही तो बोल रहा हूँ, ऐसे भी सिर्फ दिन भर ही तुम्हें पहनना है वो लहंगा, रात में तो उतरने ही वाला है। ईश्वरी जवाब देते हुए कहती है आप कलर बताइए, कल की प्लानिंग नहीं। रेड ले लूँ क्या? वही दक्ष कहते हैं मरून, मरून लो। तुम काफ़ी गोरी हो ना, तो तुम्हारे कलर पर मरून कलर काफ़ी सूट करेगा। और लिपस्टिक भी थोड़ी डार्क लगाना, काजल लगाओगे तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम्हारी आंखें तो वैसे बहुत खूबसूरत है। बाल का जूड़ा ही बना लेना, क्योंकि दुपट्टा रहेगा सर पर तो समझ नहीं आएगा, और फिर ज़्यादा बाल तुम्हारे लंबे हैं तो कंफर्टेबल में नहीं फील करोगी। ज़्यादा हाई हील मत पहनना वरना प्रॉब्लम होगी चलने में। हाँ मैं तुम्हें ज़्यादा चलने ही नहीं दूंगा, लेकिन हो सकता है मंडप में तुम्हें फेरे लगाने पड़े। ईश्वरी जी कहती है उस वक्त चप्पल नहीं पहना चाहता, आपको इतना भी नहीं पता? वहीं दर्शक अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं मेरी शादी पहली बार हो रही है ना, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। वहीं इस बात पर ईश्वरी जी थोड़ा गुस्से में कहती है आप मुझे टॉन्ट कर रहे हैं कि मेरी शादी दोबारा हो रही है? उस वक्त मेरी शादी हुई नहीं थी, समझे आप? वहीं दर्शक कहते हैं अच्छे वक्त पर रोक दिया था मैंने, वरना हो ही जाती। किताब ईश्वरी जी कहती है हाँ 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 क्या? वहीं दर्शक कहते हैं कुछ नहीं। और कुछ पूछना है? ईश्वरी जी कहती है नहीं नहीं और कुछ नहीं। किताबी आयान जब अपने भाई के पास आते हुए कहता है भाभी से पूछ लो उनको फ्लावर कौन सा पसंद है, किसी से एलर्जी तो नहीं है? मतलब बेडरूम में वही सजाएंगे ना, पता चले सुहागरात का सारा मूड ही खराब हो जाए, भाभी को पसंद नहीं ना आए फ्लावर तो। इस बात पर दक्ष अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं कौन सा फ्लावर पसंद है आपको? ये सुनकर केशरी की गाल जो कि एकदम से टमाटर की तरह लाल हो रहे थे और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म भी, वो तुरंत अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहती है मुझे। मैं दक्ष कहते हैं बताओ बताओ, तुम्हारे देवर सुन रहे हैं। इसलिए जो तुरंत ही अपने आंखों पर खुद ही हाथ रखते हुए कहती है वो मुझे मुझे किसी फ्लावर से एलर्जी नहीं है, कोई भी चलेगा। वहीं आयान जो कहता है ओके ओके ठीक है। और फिर वो दक्ष कहता है रोज़ ज़्यादा सही रहेगा ना, देखने में रोमांटिक लगेगा और फिर फीलिंग भी आएगी, राइट? वहीं दक्ष कहते हैं वैसे कोई फ्लावर ना भी लगे तब भी रोमांटिक ही मूड रहेगा, है ना यशवी? वैश्वी जो फिर से फ़ोन रखने का बहाना ढूंढते हुए कहती है मुझे लेट हो रहा है, सोना भी तो है ना, वैसे भी पता नहीं कल। दर्शक कहते हैं या कल रात सो कहाँ पाओगे तुम, सो जाओ। ईश्वरी जो अपने दिल पर धीरे से हाथ रखते हुए कहती है आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपको अजीब नहीं लग रहा? हमारी शादी, मुझे तो सोच कर ही पसीने आ रहे हैं। दर्शक इस बात पर कहते हैं कोई बात नहीं, एसी का टेम्परेचर लो कर लो और आज ही सारा शर्मा अपनी ब्लशिंग मशीन ख़त्म करो, कल वैसे भी शर्माने का मौका मिलेगा नहीं तुम्हें। गुड नाइट। वैश्वी जो धीरे से कहती है हाँ गुड नाइट, गुड नाइट बाय। और ये बोलकर उसने जल्दी से फ़ोन को कट करके साइड में अपने बेड पर फेंक दिया था और फिर वो भगवान की तरफ